पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्टली वेलकम करता हूं। मैं आपका मित्र अशोक कुमार शर्मा, रिटायर्ड न्यायाधीश। आज इस वीडियो में सीआरपीसी अर्थात दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रावधान धारा 202 सीआरपीसी के संबंध में महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। इसके पहले मेरा यह अनुरोध है कि यदि अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले नए वीडियोस और बेल आइकॉन भी दबा लें। आपको प्राप्त होती रहे नई नई जानकारी। प्रतिदिन मैं इस चैनल पर हर रोज कुछ लॉ से संबंधित नए नए लॉ रिलेटिंग टॉपिक्स पर आपकी जानकारी को बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब धारा 202 सीआरपीसी से संबंधित क्या प्रावधान है और इसमें मजिस्ट्रेट, अदालत, पुलिस से कब रिपोर्ट मंगा सकती है, इसकी प्रक्रिया धारा 202 सीआरपीसी में बताई गई है। मित्रों, सामान्यतः कॉग्निजेबल ऑफेंस में जो नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं उनमें पुलिस में एफआईआर, धारा 154 एफआईआर जिसे कहा जाता है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट या प्रथम सूचना प्रतिवेदन, किसी भी घटना के घटित होने के बाद फरियादी के द्वारा उसके किसी दोस्त, मित्र, कोई चश्मदीद साक्षी, अड़ोसी पड़ोसी किसी के भी द्वारा जब कराई जाती है तो सामान्यतः पुलिस उसको 154 की एफआईआर को रजिस्टर्ड करती है और उसकी कॉपी उसे निःशुल्क जो भी रिपोर्ट करने गया है देती है। 155 में जो है वो नॉन कॉग्निजेबल रजिस्टर अर्थात अदम दस्तंदाजी रिपोर्ट, जिसमें पुलिस को संज्ञान लेने का अधिकार नहीं होता है। यदि इन दोनों रिपोर्टों के बाद भी कभी पुलिस ने कोई रिपोर्ट नहीं लिखी है वरिष्ठ अधिकारी के आदेश के बाद भी, तो व्यक्ति न्यायालय के समक्ष धारा 202 के तहत अपना परिवाद पत्र प्रस्तुत करता है। अब इनमें क्या कार्यवाही होती है? मजिस्ट्रेट के समक्ष जब भी कोई परिवाद पत्र, शिकायत पत्र या कंप्लेंट केस जिसे कहा जाता है पेश होता है तो मजिस्ट्रेट उस मामले में धारा 156(3) सीआरपीसी की कंप्लेंट को पुलिस के पास भेजता है, क्योंकि उसकी रिपोर्ट वगैरह दर्ज नहीं हुई है, और पुलिस से मजिस्ट्रेट उस जो भी इस्तगासा प्रस्तुत हुई है उसकी जांच करने के आदेश वो उसको धारा 202 के तहत पुलिस से वो रिपोर्ट को मंगाता है। यही प्रक्रिया धारा 202 में दी गई है। सीआरपीसी की धारा 202 ये कहती है कि इसकी रिपोर्ट जब मजिस्ट्रेट के द्वारा इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से या पुलिस के द्वारा से मंगाई जाती है तो उसमें जो भी एसएचओ होता है उसको केस के इन्वेस्टिगेशन संबंधित जुरिस्डिक्शन की को मजिस्ट्रेट भेजता है। मामला प्राप्त होने के बाद वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को मार्क कर देता है, जिसको भी उससे वरिष्ठ से कोई भी जूनियर हो सकता है, मामले को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए दे देता है। वो कंप्लेनेंट के बयान लेता है, उसमें दोबारा अपना या कुछ कंप्लेनेंट, नंबर ऑफ विटनेसेस के जो भी उसके मामले से संबंधित परिचित गवाह हैं उनके कथन लेगा, गवाह के कथन ले सकता है, कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी कंप्लेनेंट पेश कर सकता है। इसके बाद वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जिस भी व्यक्ति के विरुद्ध वो परिवाद पत्र या इस्तगासा प्रस्तुत किया गया है उस एक्यूज्ड के बयान लेगा, उससे संबंधित कोई भी गवाह है उनके बयान लेगा, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह एक्यूज दे रहा है उनके कथन लेगा, और दोनों पक्षों की गवाही लेने के बाद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उस पूरे मामले की जो भी विवेचना उसने की है उसकी रिपोर्ट स्टेशन हाउस ऑफिसर या मेन जो टीआई वगैरह होते हैं उन्हें सौंपेगा। बाद में रिपोर्ट, चूंकि मजिस्ट्रेट ने यह आदेश 202 के तहत अदालत के द्वारा पुलिस से कब रिपोर्ट मंगाई गई और क्या चाहा गया उसके संबंध में तैयार हो गई है तो वो रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जाएगी। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो ध्यान रखने की है वो ये है, बयान सभी जगह, चाहे वो पुलिस में हुए हों चाहे वो कोर्ट में उसने दिए हों, एक से कथन परिवादी को, कंप्लेनेंट को अपने और अपने गवाहों के देने चाहिए। वो कॉन्ट्राडिक्शन उनमें नहीं रहना चाहिए, अर्थात उसमें भिन्नता नहीं आना चाहिए। पुलिस कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल क्या ऑफेंस उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, रिपोर्ट के बाद पाई, इस बारे में अपनी फाइंडिंग देगी और उस रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत कर देगी। कोर्ट को अगर ये लगता है कि मामला पंजीबद्ध किए जाने लायक है 156(3) की रिपोर्ट आने के बाद, तो वो समनिंग करेगी, गवाहों को बुलाएगी, पहले परिवादी को बुलाएगी, उसका बयान फिर से रिकॉर्ड करेगी और जो गवाह वगैरह हैं उनको भी बुलाएगी। एक्यूज्ड अगर उपस्थित हो गया है तो उसके बेल आदि की लेने की कार्रवाई करेगी, ट्रायल शुरू हो जाएगी। ट्रायल में अगर एविडेंस पूरी तरह सही ढंग से आती है परिवादी के पक्ष में अभियुक्तों के विरुद्ध, तो अभियुक्त को दंडित सजा भी दे सकती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 3 बार जो कंप्लेनेंट के बयान होते हैं, एक प्रिलिमिनरी बयान, एक प्री चार्ज के बयान आरोप लगने के पहले और आफ्टर चार्ज,
ये तीनों जो कंप्लेनेंट के बयान और उसके विटनेसेस के बयान जिसके भी लिए गए हैं, वो उसको तभी लाभ मिल सकता है जब कि उसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन ना हो, अर्थात विरोध नहीं हो, विरोधात्मक बयान एक दूसरे के अलग नहीं देना चाहिए, अन्यथा उसका परिवादी का मामला कमजोर पड़ जाता है। तो इस प्रकार मैंने इस वीडियो में आपको सरल भाषा में ये बताया कि अदालत पुलिस से कब रिपोर्ट धारा 202 सीआरपीसी के तहत मंगा सकती है और उसका क्या महत्व है। 156(3) के तहत मजिस्ट्रेट सामान्यतः सीआरपीसी की धारा 156(3) में कंप्लेनेंट पुलिस की रिपोर्ट पूरे केस के फैक्ट्स को जांच करने के लिए भेजती है और उसमें जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है संबंधित ज्यूरिसडिक्शन का, वो सारी कार्यवाही का करके परिवादी का बयान, परिवादी के गवाहों का बयान, डॉक्यूमेंट्स, इसी तरह डिफेंस या एक्यूज्ड उसका बयान, उसके गवाहों का बयान, डॉक्यूमेंट्स को लेकर सारी विवेचना के उपरांत किस आधार पर या किस निष्कर्ष पर पहुंचा है वो मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। मैंने मित्रों सरल भाषा में अदालत पुलिस से कब रिपोर्ट मंगाती है इसकी प्रक्रिया धारा 202 सीआरपीसी के संबंध में आपको बताया। यदि ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया करके इसको अपने मित्रों, दोस्तों, परिचितों को लाइक शेयर करें। वीडियो में बताई गई प्रक्रिया काफ़ी सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया गया है और मैं इस वीडियो में यहीं तक आपको बताता हूँ। उसके बाद कल फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।